आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सट्रीम। आज आपको बताऊंगा भारत ने अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है, तैयारी है। 100 से ज्यादा आतंकियों को हमने जहन्नुम में पहुंचा दिया है और अब जो उनके भाई बंधु बचे हुए हैं वो पाकिस्तान की सड़कों पर आ गए हैं दर्शक। और इसलिए कह रहा हूं मैं कि भारत के टारगेट पर वो आ गए हैं जो अब बच गए थे। कैसे उन्हें ठिकाने लगाया जाएगा आज आपको बताऊंगा। और इसके बाद शहबाज कैसे दुनिया में भीख मांग रहा है लेकिन उसे कुछ नहीं मिला है, इसकी भी जानकारी दूंगा। और आपको यह बताऊंगा दर्शकों कि कितने बड़े दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी बचे हुए हैं जो अब भारत के टारगेट पर आ गए हैं। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे बिहार, जहां पर तेज प्रताप यादव खुलासा करने वाले हैं। आज पोस्ट किए हैं कई सारे बिहार की सियासत में फैमिली ड्रामा कैसा चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पर अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई की है। लेकिन पहले हेडलाइन। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर हमारे पास है, जहां पर आतंकी आपको नजर आ रहे हैं ना, हाफिज सईद, मसूद, हाफिज का बेटा तलहा सईद और पहलगाम का मास्टरमाइंड, इनको टारगेट पर हमने ले लिया है। सैफुल्लाह कसूरी है जो सड़कों पर निकल रहा है, रैली कर रहा है। अब इसकी धड़कनें बढ़ गई हैं दर्शक, और इसलिए मैं बता रहा हूं आज आप कि भारत ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। और ये टारगेट शुरू से ही भारतीय सेना ने सेट किया हुआ है, बस इसे अंजाम देना है दर्शक। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ कैसा है ये तो आपने देखा है, लेकिन अब पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर वहां छिपे आतंकियों में हड़कंप शुरू हो गया है। जो हश्द भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का किया है ना दर्शक, उसके बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है अभी। और ये जो आतंकी हैं, ये जो 6-7 मई की रात हमने हमला किया ना ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके, वो भूल नहीं पा रहे हैं, इनके आंसू निकल रहे हैं। ये आतंकवादी एक एक करके जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ये पाकिस्तान को अपना सेफ हाउस मानते हैं कि हम यहां पर बच जाएंगे। कब तक बचोगे? वो कहते हैं ना दर्शकों, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। इन आतंकवादियों को समझ आ गया है कि पाकिस्तान को जब चाहे जैसे चाहे हम तबाह कर सकते हैं। इसलिए तो अभी तक ये लोग कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे हैं। ये बचना कैसे, बस बंकर में छिप जा रहे हैं। भारत के खिलाफ अगली साजिश रचने के बारे में इनके जहन में अगर कोई ख्याल भी आ रहा है तो उन्हें बता दूं मैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी हाल ही में कैसे तुम्हारे भाई बंधुओं को जन्नत में पहुंचाया है, देख लो। वो ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों का काल है। और ये जो पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकी हैं, वो चाहे बहावलपुर में हो, मुरीदके में हो या फिर लाहौर में रैली कर रहे हो, उन्हें सबक सिखाएंगे। और ये आतंकवादी जान चुके हैं दर्शकों कि अगर इन्होंने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भर भी की तो भारत इन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। हमारे पास है ऑपरेशन की पूरी तैयारी। तभी तो पाकिस्तान में ये जो बिलों में छिपे हुए आतंकी हैं ना दर्शकों, इन्होंने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं ये आतंकी हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद, और इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है खुफिया एजेंसी के द्वारा, क्योंकि कुछ घंटे ही बीते हैं जब भारत ने पाक सीमा से सटे इलाके में जंगी तैयारियों से निपटने की प्रैक्टिस की है दर्शकों, अभ्यास किया है। और इसलिए इनमें खौफ है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, जिन्हें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, ये बैठे हुए आतंकी है ना, इनका वीडियो सामने आया है दर्शकों। देखिए इन पर फूल बरसाया जा रहा है। अरे ये फूल बरस रहे हैं ना, आज कब गोली बरसेगी, मिसाइल बरसेगी, आतंकवादियों के अंदर यही डर बैठ गया है दर्शकों। ये जो आतंकवादियों की जमात है ये खुश हो गई है कि ये बच गए हैं, लेकिन ज्यादा दिन, मैं फिर कह रहा हूं, बकरी की अम्मा कितने दिन खैर मनाएंगे। भारत के एक्शन से बचने के लिए कितनी ही तैयारी कर लें, ऑपरेशन सिंदूर का खौफ इनके अंदर बैठ गया है। सैफुल्लाह कसूरी सामने आया है, इस पर फूल बरसाए जा रहे हैं। ये ग्लोबल टेररिस्ट है दर्शकों, और आप देखिए पाकिस्तान में फूल बरसा रहे हैं। ये पाकिस्तान आज एक्सपोज हो गया है कि ये आतंकियों को पनाह देता है। खतरनाक हथियारों के साथ पाकिस्तानी आवाम के बीच ये आतंकी जा रहे हैं
और इन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर खौफ है कब भारत की ब्रह्मोस आ जाएगी। दिखाता हूं आपको। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान फिर बेनकाब। साबित हो गया है पाकिस्तान ही आतंकियों को पालता पोसता। इस पर मोहर लग गई है कि पाकिस्तान ही अमेरिका से लेकर भारत में हुए आतंकी हमलों का गुनहगार है, क्योंकि पाकिस्तान की सड़कों पर ग्लोबल टेररिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं। इन आतंकियों में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ ऐसे बस गया है कि आतंकी हर पल डरते हुए गुजार रहे हैं। इसलिए 4-5 दिनों से लश्कर से लेकर दूसरे आतंकी संगठनों के बड़े बड़े आतंकी चंदा इकट्ठा करने के लिए रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में छिपे ये आतंकी धीरे धीरे बिल से बाहर आ रहे हैं। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, इस नए वीडियो में उसका फूलों से स्वागत तक किया जा रहा है। सैफुल्लाह कसूरी गाड़ी से उतरता है तो उसके साथ लश्कर के हथियारबंद बॉडीगार्ड साथ साथ दिखाई देते हैं। कसूरी के सिक्योरिटी देने वाले बॉडीगार्ड्स के हाथों में AK-47 और M14 कार्बाइन जैसी खतरनाक राइफल भी दिखाई देती है। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों को लेकर झूठ बोलता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में सैफुल्लाह कसूरी जैसे ग्लोबल टेररिस्ट खुलेआम AK-47 और M14 कार्बाइन के साथ घूमते हैं। इससे 4 दिन पहले सैफुल्लाह ने लाहौर में रैली भी की थी। उसमें कसूरी की सुरक्षा में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात दिखाई दी थी। कसूरी के साथ आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी मंच पर था। रैली में सैफुल्लाह कसूरी ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। 10 मई को हमने तुम्हारे हिंदुत्व के नजरिए को, तुम्हारे अखंड भारत के नजरिए को, तुम्हारे बीजेपी RSS के शब्द नजरिए को अल्लाह के फजल करम से 10 मई की सुबह को हमने खलीजे बंगाल में डुबो। इस रैली में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी साफ दिखाई दे रहा था कि वो घबराहट में है। कसूरी भारत के उस हमले को याद करके रोता दिखाई दिया था जिसमें उसने अपने साथियों को खो दिया। उनके जनाजे में वो शामिल भी नहीं हो पाया। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। सारा दिन मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी आंसू भी बहाती रही। अल्लाह हमारे भाई की शहादत को कबूल फरमाए। अब इसे भारत के एक्शन का आतंकियों में डर कहें या कुछ और, ये भारत के एक्शन का आतंकियों में डर ही है। ये साफ हो गया कि आतंकियों के जहन में भारत की कार्रवाई का खौफ कूट कूट कर भर गया। और दर्शकों, सैफुल्लाह कसूरी बेशक ये बोल रहा है कि वो पहलगाम हमले के बाद से और मशहूर हो गया है। सैफुल्लाह डरा हुआ है दर्शकों, उसके जहन में कितना खौफ बस गया है ये केवल वही जानता है। और ऑपरेशन सिंदूर की धमक में बार बार कह रहा हूं इनके अंदर बैठ गई है, क्योंकि वो ये बहुत अच्छे से जानता है, आतंकी समझ चुका है कि अगला नंबर उसी का है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भारत के लिए पहला टारगेट है। भारत उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए तो उसने अपनी आखिरी सांसें गिननी भी शुरू कर दी है। और ये सैफुल्लाह कसूरी जो आपको दिख रहा है ना दर्शकों, इसकी एक नई तस्वीर सामने आई जिसमें लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद के साथ वो दिख रहा है। ये देखिए आप तस्वीर, हाफिज आपको दिख रहा है और उसके ठीक पीछे देखिए जरा, टोपी पहना हुआ है, दिखाई दे रहा है हाफिज सईद, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित किया, ग्लोबल टेररिस्ट। और इसी हाफिज ने 26/11 में मुंबई में हमला करवाया था दर्शक, कसाब को भेजा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने वहां पर भी बम बरसाए जहां पर यह कसाब ट्रेनिंग ले रहा था। भारत ने मुरीदके में लश्कर के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है और हाफिज के अंदर डर बैठा हुआ है। और उसके बाद दर्शकों खबर यह है, ये दोनों मिले, ऐसा बताया जा रहा है। ये कब मिले, कहां मिले, इसकी तो जानकारी नहीं आई, लेकिन तस्वीर आई है। इनमें भारत की कार्रवाई से खलबली मची हुई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों आज कि अगला टारगेट
हाफिज हो सकता है, सैफुल्ला हो सकता है, क्योंकि हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी जानते हैं कि भारत इन्हें छोड़ेगा नहीं। और मुरीदके में भारत के हमले के दौरान हाफिज के करीबियों की मौत हो गई है, ये दुनिया जानती है, भारत ने बता दिया है, लेकिन हाफिज बच गया है और हाफिज सेफ हाउस में जाकर छिप गया था। दर्शक, ये जो आपको दिख रहा है ना, हाफिज जो 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, इस पर भारत की नजर है। वहीं पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी भारत के रडार पर है और इसलिए ये जो आतंकियों की जमात है पाकिस्तान में बॉडीगार्ड्स लेकर घूम रही है, क्योंकि कभी भी इनका खात्मा हो सकता है। दिखाता हूं आपको। भारत के एक्शन से आतंकियों में बौखलाहट। पाकिस्तान में डर का माहौल है। आतंकी इस खौफ में जी रहे हैं कि ना जाने कब और कहां भारत की तरफ से मिसाइल आएगी और उनका काम तमाम कर देगी। हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी की यह तस्वीर गवाही दे रही है कि ये लोग अंदर तक डरे हुए हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि इस बार तो जैसे तैसे इनकी जान बच गई, अगली बार भारत छोड़ेगा नहीं, एक हिमाकत इन्हें सीधे जहन्नुम भेजेगी। इसलिए इन लोगों ने मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। ये आतंकी पाकिस्तान की सड़कों पर निकलकर रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। हालांकि हाफिज और सैफुल्ला कसूरी की इस तस्वीर के बारे में ये जानकारी सामने नहीं आई कि ये कहां पर क्लिक की गई है, लेकिन आतंकियों की जमात का पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, गुजरावाला से लेकर शेखपुरा, रावलपिंडी, बहावलपुर में रैलियां करना ऑपरेशन सिंदूर से समाई दहशत को चीख चीख कर बता रहा है। ये सबूत दे रहा है कि पाकिस्तान ही इन्हें अपनी गोद में छिपाए बैठा है। अरे दर्शकों, पाकिस्तान की पोल तो भारत लगातार खोल रहा है। भारत की सरकार ने, सेना ने तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इधर AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी जो लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की पोल खोल रहे हैं। और आपको बता दूं दर्शकों, में अल्जीरिया में पहुंचे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी तस्वीर आप देख लीजिए, और इन्होंने पाकिस्तान को वहां से भी बेनकाब किया। आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर दुश्मन की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आए, यही कोशिश है ओवैसी की। और ओवैसी ने बताया कि जकीउर रहमान लखवी यह आतंकवादी है दर्शकों, जिसका नाम मैंने लिया। इसे लेकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि वो इस आतंकवादी को जेल से बाहर नहीं आने देगा, लेकिन वो जेल में बैठे बैठे एक बेटे का पिता बन गया है। आप सोचिए जरा, ये आतंकी, और इन्हें पाल रहा है पाकिस्तान। ये कैसे असद उद्दीन ओवैसी ने एक्सपोज किया है, सुनवाता हूं। No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. यह आतंकवादियों को पालते पालते भिकमंगा हो गया है पाकिस्तान दर्शकों। पहलगाम में इन्होंने जो किया ना दर्शकों, वो भारत को कमजोर करने की साजिश है। और ये साजिश पाकिस्तान में आतंकवादी और उनके आका करते हैं, लेकिन उनके आकाओं को यह पता नहीं था कि वो ऐसा करके खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और पाकिस्तान का एक एक कारनामा अब पूरे विश्व के सामने आ चुका है दर्शकों। और आप समझिए, पाकिस्तान धीरे धीरे बेनकाब होने लगा। ये आतंकी पहले आपको नहीं दिखते थे सड़कों पर, लेकिन ये आने लगे हैं। दुनिया समझने लगी है कि पाकिस्तान ये कर रहा है। और ऐसे में पता है आपको नुकसान क्या हुआ? उसके मित्र देश जो हैं वो भी उसका साथ छोड़ रहे हैं दर्शकों। मैं आज आपको बताऊंगा, हमने एक्सरे किया। पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में दर्शकों 4 देशों की यात्रा की। हमने आपको दिखाया था ना, खाली कटोरा लेकर ये जगह जगह घूमे और उसके बाद अब ये पाकिस्तान लौट आया है। इस बात को खुद शहबाज कबूल कर रहा है कि जब वो अलग अलग देशों में गया तो उसे कुछ नहीं मिला। देखिए जरा क्या कह रहा है। सच को चाहे लाख छुपाओ झूठ के पर्दे में, एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। सच बिल्कुल सूरज की तरह होता है, कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, उसकी किरणों को प्रकाश फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ के साथ हुआ, जो खुद ये कबूल कर रहा है कि उसे अब कोई भीख देने को राजी नहीं। बता रहा है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को कटोरा लेकर दुनिया में दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। शहबाज देशों के नाम गिना रहा,
बता रहा है कि वो अब भीख मांगते मांगते थक गया है, क्योंकि अब तो मित्र देशों ने भी पाकिस्तान से हाथ खींच लिए हैं। China is friend of Pakistan. Saudi Arabia, Turkey, Qatar, UAE, they expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and they no more expect that we go there with a begging bowl. And I am the last person, along with Field Marshal Saeed Asim Munir, to carry this burden anymore on my shoulder. अब जब शहबाज शरीफ ने खुद कबूल कर लिया है कि उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उसे पीएम मोदी का राजस्थान के बाड़मेर में दिया वो बयान जरूर याद आ रहा होगा, जिसमें उन्होंने 6 साल पहले ही पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी थी। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। जब पीएम ने यह बयान दिया था, तब आतंकिस्तान के पीएम इमरान खान थे और शहबाज शरीफ अब हैं। कुछ बदला है तो वो पाक पीएम का चेहरा, लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा है। कटोरा लेकर देश देश घूमने वाली आदत पाकिस्तान की जस की तस बनी हुई है। पाकिस्तान भीख के भरोसे पल रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया की तमाम कर्ज देने वाली संस्थाओं से लोन ले रखा है। पाकिस्तान की बदतर हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां महंगाई दर 38% तक पहुंच गई। खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान के हालात तो इतने खराब हो चुके हैं कि उसकी छवि इंटरनेशनल भिखारी की बन गई है। इसके बावजूद अब वो भीख मांगने से बाज नहीं आ रहा है। अब दर्शकों, शहबाज तो शहबाज, दूसरे देशों में भीख मांग रहे पाकिस्तानी भिखारियों को भगाया जा रहा है। ये हमने आपको पहले भी दिखाया और ये अब तय हो चुका है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल भिखमंगा है। क्यों मैं कह रहा हूं? 2024 से अब तक अलग अलग देशों में 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी अपने देश से निकाले गए। देश से इनको निकाल दिया है दर्शकों, और भीख मांगने के आरोप में कई देशों ने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया है। ये कौन कौन से देश हैं? इसमें सऊदी अरब का नाम है, इराक है, मलेशिया है, जहां से पाकिस्तानियों को भगा दिया। आप सोचिए, ओमान, कतर और यूएई ने भीख मांगते पाकिस्तानियों को भगा दिया है वहां से। और अकेले मैं आपको 2024 का आंकड़ा बताता हूं दर्शकों, 4498 पाक भिखारियों को सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया है। ये बड़े बड़े दावे करते हैं ना। पाकिस्तान के लोग धार्मिक यात्रा के नाम पर सऊदी अरब जाने का वीजा लेते हैं और फिर वहां पर ठहर जाते हैं और वहां पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। 2025 में लगातार पाकिस्तानी भिखारियों को अलग अलग देशों से डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन शहबाज को समझ नहीं आ रहा है, अरे प्रधानमंत्री ऐसा होगा तो लोग क्या करेंगे दर्शक। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बात तो अब साफ हो चुकी है कि जिन भीख के पैसे से पाकिस्तान अब तक पल रहा है, आतंकियों को दे रहा है, वो कटोरा ज्यादा दिन तक भरा नहीं रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई है और पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से लोन की मांग की थी। वो बात अलग है दर्शक, आईएमएफ ने उसे $1.4 बिलियन का लोन दिया है आईएमएफ ने। लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने क्या कहा दर्शक? उसने कहा कि हम जो भारत ने मुरीद के बहावलपुर में जहां आतंकी ठिकानों को हमने नुकसान पहुंचाया उनको दे देंगे। आप सोचिए, जो लोग आतंकी हैं, जो मर गए हैं, उनको दे दिए 14 करोड़ रुपए। और मित्र देशों ने तो पाकिस्तान से हाथ खींच लिया। लेकिन पाकिस्तान अभी और भी लोन लेने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान पर पहले से बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया है, जिसे वो अब तक चुकता नहीं कर पाया है। और इसलिए दर्शक, कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान फिर हाथ फैला रहा है। कुल कर्जा आपको पता है कितना हो गया? 21.6 लाख करोड़ का। विदेशी कर्ज का आंकड़ा 7.3 लाख करोड़ पहुंच गया है और घरेलू कर्ज पाकिस्तान पर 14.3 लाख करोड़ का। जीडीपी का कुल कर्ज हो गया 67%। आप सोचिए, यह हालत पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी आतंकवादियों को पालना है। और शहबाज का साथ अब उसके दोस्त भी छोड़ने लगे हैं। इसलिए इसी वजह से दर्शक, क्योंकि वो घिसा पिटा राग हर बार अलापते हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि भाई संधि सस्पेंड हो गई है, भारत ने पानी रोक दिया है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है।
और भारत पर एक तरफा और अवैध तरह से जल संधि सस्पेंड करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भारत ने कहा कि ट्रेड टॉक एक साथ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो, पानी नहीं बहेगा, क्योंकि आप अगर निहत्तों पर वार करेंगे तो भारत रोकेगा। लेकिन अब भारत ने, आपको पता है दर्शकों, वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की पोल खोली है। कैसे खोली है, आइए आपको समझाता हूं। पाकिस्तान भारत पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और भारत जो पानी भेजता है, टीटी को सस्पेंड करके भारत ने नाइंसाफी की है। ये कौन बोल रहा है? पाकिस्तान कह रहा है। अब भारत क्या कह रहा है दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। भारत का स्टैंड साफ है। पाक खुद आतंकवाद के जरिए संधि का उल्लंघन कर रहा है, ये बात दुनिया जान गई। और संधि को सद्भावना और मित्रता में संपन्न किया गया था। अगर आप सद्भावना से छेड़छाड़ करेंगे तो हम इसे रोकेंगे। सुनिए जरा कीर्तिवर्धन सिंह, केंद्रीय मंत्री क्या कहते हैं। The basis of that treaty is goodwill and neighborly relations and a spirit of cooperation. These three words are mentioned clearly in the preamble. लेकिन आज goodwill कहाँ है? आज neighborly relations कहाँ है? अब इतने साल से तो हम लोगों को हमला कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग टीटी को अवेयर्स में डाल के हम लोग टीटी के साथ इंडस्ट्रीज करें। हमारा तो कहना है कि टीटी को तो उन लोगों ने तोड़ दिया by carrying out these acts of terrorism. पाकिस्तान चाहे जितना ही आतंकियों को पाल ले, हम आतंकियों की मान में घुसकर उन्हें मारेंगे और बार बार मारेंगे अगर उन्होंने भारत के खिलाफ नजर उठाकर भी देखी। बहरहाल दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलता हूं बिहार। तेज प्रताप यादव इस समय ऐसा नाम बन गए हैं जो बिहार की सियासत में और लालू परिवार में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन अब तेज प्रताप कई राज खोलने वाले हैं दर्शकों, और बिहार में तेज प्रताप यादव की लव स्टोरी पर जमकर ड्रामा हो रहा है। और इस फैमिली ड्रामे में, जैसे ये फैमिली ड्रामा शुरू हुआ है दर्शकों, तेज प्रताप यादव और उनके साथ जो दिख रही हैं कथित प्रेमिका उनकी अनुष्का यादव, इनके फोटोज वायरल हुए। लेकिन आज तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट किया जिससे फिर से खलबली मच गई। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनकी दुनिया उनके मम्मी पापा में ही समाई है, यानी लालू यादव और राबड़ी देवी। काफी कुछ लिखने के बाद उन्होंने खुद के साथ राजनीति करने वाले जयचंदों और लालची लोगों का जिक्र किया, जो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये पोस्ट है। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई कौन है बिहार का जयचंद? और जो बिहार में हमें देख रहे हैं, आप बताइए कौन है ये जयचंद जिसका जिक्र तेज प्रताप यादव कर रहे हैं? लेकिन आज हमने जब थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो कुछ नाम हमारे सामने आए कि भाई तेज प्रताप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में विरोधी कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव। वजह क्या है? नेतृत्व की जंग के रूप में इसे देखा जा रहा है और जेडीयू नेताओं ने ही तेजस्वी की ओर इशारा किया है। लेकिन एक और नाम सामने आया, संजय यादव। वजह क्या हो सकती है? संजय यादव और तेज प्रताप का विवादों से पुराना नाता है। राज्यसभा सांसद संजय यादव तेजस्वी के करीबी हैं और तेज प्रताप यादव संजय पर धमकाने और दरार डालने के आरोप पहले भी लगा चुके हैं। एक और नाम आया, जगदानंद सिंह का। वजह क्या है? अनुष्का के भाई आकाश, इन्होंने छात्र इकाई का जब अध्यक्ष बनाया था, तब तेज प्रताप यादव ने आकाश को अध्यक्ष पद दिलाया तो जगदानंद सिंह ने सवाल खड़े किए। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने आकाश को पद से हटा दिया था। तब दोनों के बीच में तल्खियां बढ़ गई और तेज प्रताप यादव जगदानंद में इसके बाद विवाद भी हुआ था। लेकिन सवाल यह दर्शकों कि आखिर तेज प्रताप यादव किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अनुष्का यादव के साथ अपने प्रेम का ऐलान करने के बाद 25 अप्रैल को तेज प्रताप को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बिहार में करीब 8 दिन पहले शुरू हुए फैमिली ड्रामे पर अब तेज प्रताप ने चुप्पी तोड़ दी है। वो चुप्पी जिसके टूटने का सभी इंतजार कर रहे थे। तेज प्रताप ने मीडिया में कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन हां, एक पोस्ट जरूर किया। तेजू भैया अपनी पोस्ट में जिस जयचंद का जिक्र कर रहे हैं, इसके बाद अब उस जयचंद की तलाश शुरू हो गई है। सियासी पंडित अलग अलग नामों पर पासा फेंक रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कयासें हैं, क्योंकि जिस जयचंद का जिक्र तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में किया, उसका नाम शायद तेजू भैया ही जानते हैं। राजनीतिक और पारिवारिक नौटंकी चरम पर है। लालू जी कहते हैं कि तेज प्रताप यादव जी को पार्टी और परिवार से दूर कर दिया है।
दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव जी अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं, साजिश की बात कर रहे हैं, परिवार के अंदर और बाहर भी साजिश के विषय में बता रहे हैं। परिवारवादी और वंशवादी पार्टियों में अमूमन ऐसा ही होता है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने तो जयचंद सीधे सीधे तेजस्वी यादव को ही बता दिया। जहाँ तक जयचंद का सवाल है तो तेजस्वी यादव पर उन्होंने कहा होगा, ऐसा हम लोगों को लगता है। परिवारवादी पार्टियों का जो विकृत चेहरा है वो जनता के सामने आ गया है और विधानसभा के चुनाव में पहले से ही अनेक संकटों का सामना कर रही जो राष्ट्रीय जनता दल है, उनके लिए ये अस्तित्व संकट का दौर है। जेडीयू के नेताओं ने जिस तरह तेजस्वी की ओर इशारा किया उसमें सच्चाई का तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह तेज प्रताप को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, इससे फायदा भी तेजस्वी यादव को ही हुआ, क्योंकि तेज प्रताप के 6 साल के लिए पार्टी से बाहर रहने पर तेजस्वी को ही लालू की राजनीतिक विरासत मिलेगी। अब दर्शकों, तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट और किया है और इस पोस्ट में जयचंदों से बचने की बात कह दी है। साथ ही लिखा, खुद को कृष्ण लिख दिया और अपने भाई तेजस्वी को अर्जुन बताया। पोस्ट में दर्शकों में जो आपको दिखा रहा हूं, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम अपनी साजिशों में सफल नहीं हो पाओगे। अरे किसकी ओर इशारा कर रहे हैं तेज प्रताप यादव? ये सवाल और ज्यादा गहरा गया, दिखाता हूं आपको। तेज प्रताप यादव जो कभी कृष्ण रूप धारण कर लीलाएं करते हुए कैमरे में कैद हो जाते हैं, तो कभी गोपियों संग बांसुरी बजाते हैं, लेकिन अनुष्का यादव संग अपने रिश्ते को कबूल करने के साथ ही उनके हालात पांडव जैसे हो चुके हैं। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अपने नए पोस्ट में खुद को कृष्ण कहकर संबोधित किया, तो छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन बता दिया। तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी। तेजू भैया के पोस्ट के बाद पिछले 8 दिनों से चल रहा फैमिली ड्रामा महाभारत बन गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तक की एंट्री हो गई। लेकिन तेज प्रताप यादव ने फिर से अपने भाई को जयचंदों से सतर्क रहने के लिए कहा है। दोनों भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहा है। इसमें हमें लगता है कि किसी दूसरे राजनीतिक दल को पारिवारिक मामले में नहीं पड़ना चाहिए कि उनके परिवार में, उनके राजनीतिक पार्टी में कौन जयचंद है, कौन क्या है, ये उन लोगों का मामला है। तेज प्रताप की लव स्टोरी से शुरू हुआ फैमिली ड्रामा अब 8 दिनों में महाभारत बना। तेज प्रताप जो तेजस्वी को अर्जुन बता रहे हैं, तो कौरव किसे बता रहे हैं? यहाँ बड़ा सवाल ये भी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जल्द ही सबका खुलासा करेंगे। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र आपको लेकर चलता हूं, जहां एक तरफ बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जंग छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ अवैध लाउडस्पीकर को लेकर सियासत हाई है। मस्जिद से स्पीकर हटाने को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी सामने आ गए और कहने लगे कि मुसलमानों को कमजोर ना समझें। इतना ही नहीं, उन्होंने गणेश चतुर्थी और कावड़ यात्रा का जिक्र कर महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। दिखाता हूं। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर सियासत एक बार फिर लाउड हो गई है। मुंबई में मस्जिदों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने का काम तो किया जा रहा है, लेकिन तय मानकों से ज्यादा आवाज वाले स्पीकर पर भी एक्शन हो रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसे लेकर कमान संभाली हुई है। महाराष्ट्र में मस्जिदों में अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी नेता किरीट सोमैया लोगों की शिकायत मिलने के बाद मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और वहीं पुलिस एक्शन मोड में है और कार्रवाई कर रही है। वहीं अब सपा नेता और विधायक अबू आजमी भी मैदान में उतर गए हैं। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर वो कोर्ट में जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। सोमैया लगातार पुलिस में शिकायत कर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तो इसके जवाब में अब समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी मैदान में आ गए और कार्रवाई को गलत बताते हुए चेतावनी दे दी, जिसमें मुसलमानों को कम ना समझने की बात तक कह दी। सीएम साहब ने बुलाया है मंडे के दिन, उससे हम उससे भी बात करेंगे कि आपने मुसलमानों को बहुत इजी समझ लिया है। आप जाकर के उनकी मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार रहे हैं, आप लाउड स्पीकर इस तरह उतार नहीं सकते। हमने जजमेंट देखा है और हम फिर कोर्ट जा रहे हैं। हम कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे। इसको नहीं सुनेंगे आप ना, तो हम जो है आंदोलन चलाएंगे, बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे।
अबू आजमी मुसलमानों को कमजोर न समझने की बात तो कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं के त्योहारों को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गणपति में 10 दिन और कांवड़ यात्रा के दौरान महीनों सड़क जाम होती है, मुंह बजाए जाते हैं, लेकिन कभी मुसलमानों ने शिकायत नहीं की। कांवड़िया लोग जो लेके चलते, कहाँ लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो मना नहीं किया। एक महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। मैं पूछूं, गणपति आती है तो कहाँ बिठाई जाती है? हमने तो मना नहीं किया, बिठाते हैं आप। हमारी एक कह रहे हैं कि एक होली एक आती है और 52 जो है ना जुमा आता है। 52 जुमा में 15 मिनट से 20 मिनट से ज्यादा कोई सड़क पर नहीं उतरता होगा। अगर पूरा जोड़ने में तो 2 दिन भी नहीं हुआ और 10-10 दिन तक चलता माइक, तो आप नहीं बोलते हैं। महाराष्ट्र के मुखिया देवेंद्र फडणवीस पहले ही साफ कर चुके हैं कि अवैध लाउडस्पीकर नहीं बजने देंगे, फिर चाहे वो मस्जिद हो या कोई पूजा स्थल। लेकिन अबू आजमी जिस तरह से मुसलमानों को कमजोर न समझने की बात कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो कानून को मानने वालों में से नहीं है, जबकि कानून सबके लिए एक है। इधर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी राजनीति कर रही है। मुद्दा यहां पर ऑपरेशन सिंदूर है। इसको लेकर सियासत पर उतर आई है समाजवादी पार्टी और लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा दिया और निशाना साधा सरकार पर। लेकिन इस पोस्टर के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई, दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को उनके किए की सजा दी गई और आतंकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सांसदों का डेलीगेशन अलग अलग देश जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी सियासत में लगी हुई है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए गए, तो अलग अलग पोस्टर्स के जरिए सरकार पर हमला बोला है। पोस्टर्स में लिखा है, रोजगार नहीं सिंदूर जरूर बांट रहे हो, सेना के नाम पर वोट जरूर मांग रहे हो। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के बाहर जो बड़ा सा एक पोस्टर लगा है, तो इन्होंने मैसेज दिया है। मैसेज भी साफ है किस तरह से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तंज कसा है और सेना के लिए भी यह कहा है कि सेना देश की है, उस पर राजनीति ना करो। इसी विक्रमादित्य मार्ग के दूसरे छोर पर देखिए एक और बड़ा सा एक बैनर पोस्टर लगा है। तो यानी कि जो 2 बैनर यहाँ पर पोस्टर जो लगाए गए हैं, दोनों में ऑपरेशन सिंदूर के बहाने समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कहीं न कहीं सवाल उठाए हैं। इधर पोस्टर लगे तो उधर अखिलेश यादव के तथा कथित राजा और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद अपनी अलग बयानबाजी में उतर आए। हमारे देश की महिलाओं का घोर अपमान है सिंदूर बांटना। कौन दूसरा होता है हमारी पत्नी को सिंदूर देने का? हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में किसी महिला को सिंदूर लगाने का हक केवल पति को होता है, दूसरे को नहीं होता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है, जिस पर सभी को गर्व होना चाहिए। उस वक्त समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोल रही है। अब दर्शकों, आज आपको लेकर चलता हूं मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां से एक तस्वीर सामने आई। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन तो आपने देखा होगा, लेकिन नगर निगम इंदौर ने इसे धराशायी कर दिया है और यहां पर बारूदी स्ट्राइक किए। ये कैसे किया गया, आपको रिपोर्ट में दिखाता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। केवल 5 सेकंड में बिल्डिंग के पिलर में बड़ा धमाका और चंद सेकंड में कई मंजिला इमारत धराशायी हो गई। ये बिल्डिंग ना तो कमजोर थी, ना इस बिल्डिंग में किसी तरह के खतरे की आशंका थी, ना ही ये बिल्डिंग किसी अपराधी या आतंकवादी की थी। फिर अगर आप सोच रहे हैं कि इस बिल्डिंग को ऐसे बारूदी स्ट्राइक कर क्यों गिराया गया, ये बारूदी एक्शन हुआ है बिल्डिंग के अवैध निर्माण पर और इस एक्शन को अंजाम दिया है इंदौर नगर निगम। C21 मॉल के पीछे PU 4 में ये एक्शन हुआ है। ये निर्माण क्रमांक 22 के अंतर्गत आता है। ये इमारत पूरी तरह से अवैध थी और इमारत की निर्माण अनुमति 2024 में ही खत्म हो चुकी थी। आपने अभी तक अवैध निर्माण पर बुलडोजर स्ट्राइक जरूर देखी होगी, लेकिन स्वच्छता के पैमाने पर नंबर 1 उतरने वाला इंदौर नगर निगम अब नया रास्ता खोज निकाल कर लाया है और खतरनाक बिल्डिंग्स पर बारूदी स्ट्राइक कर उसे ध्वस्त कर रहा है। और दर्शकों, इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर है। रूस के 5 एयरबेस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है।
रूस के 40 से ज्यादा फाइटर जेट तबाह करने का यूक्रेन दावा कर रहा है, जिसमें A-50, Tu-9, Tu-22 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की तरफ से सिक्योरिटी सर्विसेज SBU ने दावा किया है कि हमला हमने किया है और कई महीनों की तैयारी के बाद ऑपरेशन स्पाइडर वेब शुरू किया गया और यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान यूक्रेन ने रूस को पहुंचाया है। आप सोचिए, सबसे बड़ा हमला। अब दर्शकों, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं न्यूज का एक्सरे में। फिलहाल इतना ही। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।